हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेटो के साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो ने साम्यवाद का विचार क्यों दिया, उसकी क्या अवधारणाएं हैं साम्यवाद को लेकर के। वो सारी चीज़ों का हम डिस्कस यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक है, इसकी पहली वाली क्लास में हमने प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत जो थे उसके बारे में हमने देख लिया था। तो आज की क्लास जो होगी वो साम्यवाद के ऊपर होगी। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद क्या है, साम्यवाद का विचार क्या है और प्लेटो के साम्यवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो क्लास को प्लीज़ आप लोग पूरा देखें। देखिए, हमारा टॉपिक ही है प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित विचार क्या हैं। प्लेटो ने जो साम्यवाद का विचार दिया है वो अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है, प्लेटो ने जो शिक्षा का विचार दिया है वो अपनी किस पुस्तक में दिया है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो अपनी कौन सी बुक में दिया है। ठीक है, देखिए प्लेटो ने अपनी फेमस पुस्तक, जो उसकी प्रसिद्ध बुक है, सबसे ज्यादा फेमस है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय युक्त आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा के साथ साथ उसने साम्यवाद पर भी बल दिया है। ठीक है, यानी कि हमें क्या चीजें समझनी है, प्लेटो ने बहुत सारे विचारों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, जैसे कि उसकी रिपब्लिक में और क्या विचार दिए गए हैं, शिक्षा का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, ये किस पुस्तक में है, शिक्षा का सिद्धांत। तो शिक्षा का जो सिद्धांत है, एजुकेशन थियरी जो प्लेटो की है, वो रिपब्लिक में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय का सिद्धांत दिया है। ठीक है, प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है, रिपब्लिक में दिया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसी पुस्तक से बनता है, प्लेटो ने साम्यवाद का विचार जो दिया है, ठीक है, साम्यवाद का विचार दिया है वो किस पुस्तक में दिया है, तो रिपब्लिक में दिया है। ठीक है, तो प्लेटो का जो उद्देश्य था वो न्याय की स्थापना करना था। ठीक है, प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें न्याय का संतुलन हो, है ना, शिक्षा हो और एक आदर्श शासक भी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लेटो का जो उद्देश्य क्या है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। ठीक है, प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय होगा। ठीक है, तो प्लेटो कहता है अगर हमें आदर्श राज्य की स्थापना करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें साम्यवाद का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, साम्यवाद का प्रयोग करना पड़ेगा। साम्यवाद के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, साम्यवाद के माध्यम से हम जो अभिभावक वर्ग हैं, ठीक है, चाहे उसमें सैनिक वर्ग आ रहे हों चाहे उसमें शासक वर्ग आ रहे हों, ठीक है, दोनों के ऊपर नियंत्रण बनाया जाएगा और दोनों को संतुलित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में क्या होते हैं, नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, प्लेटो कह रहा है कि जो हमने शिक्षा के द्वारा जो सद्गुण अर्जित किया है, ठीक है, वो विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं। विपरीत वातावरण कौन सा वातावरण होगा, अब यहाँ पे समझने की थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। प्लेटो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो हमारा शिक्षा के द्वारा जो हमने सद्गुण अर्जित किया है, ठीक है, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा सद्गुण आता है। प्लेटो कहता है, पहली बात आपको यह ध्यान रखना, जो हमने शिक्षा के द्वारा सद्गुण अर्जित किया है वो नष्ट हो जाते हैं। कब, जब विपरीत वातावरण आता है। विपरीत वातावरण, विपरीत वातावरण का मतलब प्लेटो कहता है कि जब शासक, ठीक है, जब शासक और सैनिक वर्ग, शासक और सैनिक कंचन या स्त्री, ठीक है, कंचन, सॉरी, कंचन और कामिनी कह सकते हैं ना। कामिनी का तात्पर्य यहाँ पे स्त्री से है और कंचन का मतलब है स्वर्ण या फिर संपत्ति। ठीक है, प्लेटो कहता है कि संपत्ति और स्त्री, है ना, दो ऐसे वातावरण, विपरीत वातावरण है जो शासक के सद्गुण को नष्ट कर सकते हैं। जो हमने शिक्षा के माध्यम से जो सद्गुण अर्जित किया है वो हमारे नष्ट हो सकते हैं। कब, जब
हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास संपत्ति होगी, जब हमारे पास स्त्रियां होंगी, ठीक है, या फिर जब हमारे पास परिवार होगा, ठीक है, स्त्रियां परिवार, है ना, परिवार में ही स्त्रियां बच्चे, है ना, सभी आते हैं। तो प्लेटो कहता है कि जो हमने अभी तक सद्गुण शिक्षा के द्वारा जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो सद्गुण अर्जित किया है, वो विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकता है। विपरीत वातावरण का तात्पर्य यहाँ पे है कि जब हमारे पास संपत्ति होगी तो संपत्ति में हम क्या हो जाएंगे, संपत्ति में हम अपने संपत्ति में बिजी रहेंगे, ठीक है। जब हमारे पास परिवार होगा तो हम अपने परिवार के माया मोह के जाल में फंसे रहेंगे। तो ऐसे में जो हमारा कर्तव्य होगा, जो हमें कार्य दिया गया है, चाहे शासक वर्ग को चाहे सैनिक वर्ग को, ठीक है, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर उनके परिवार, मान लीजिए किसी सैनिक के परिवार का कोई सदस्य है जिसने अपराध किया है, तो सैनिक उसको बचाने की कोशिश करेगा। अगर सैनिक बचाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं सैनिक क्या करेगा, भेदभाव करेगा। जब भेदभाव करेगा तो प्लेटो कहता है फिर न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। प्लेटो का उद्देश्य यही है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो जिसमें न्याय की स्थापना होती है, ठीक है। तो प्लेटो कहता है संपत्ति और परिवार, ठीक है, ऐसे दो वस्तुएं हैं जिनकी वजह से कोई भी सद्गुण समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसी सद्गुण को बचाए रखने के लिए प्लेटो ने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम क्या है, साम्यवाद का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये साम्यवाद का सिद्धांत जो प्लेटो ने दिया है ये किसके ऊपर लागू होगा, ठीक है, साम्यवाद का सिद्धांत किसके ऊपर लागू होगा। तो प्लेटो कहता है कि साम्यवाद का सिद्धांत जो होगा, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, साम्यवाद का सिद्धांत किसके लिए लागू होगा, संरक्षक वर्ग के लिए लागू होगा, संरक्षक वर्ग के लिए, यानी जो गार्जियन हमारे हैं, है ना, उनके लिए साम्यवाद का सिद्धांत होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन एक उठता है, सर संरक्षक वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं। तो संरक्षक वर्ग में दो कैटेगरी आती है, एक सैनिक वर्ग आते हैं, दूसरे शासक, ठीक है। प्लेटो ने इन दोनों वर्गों को क्या बोला है, शासक और सैनिक वर्ग को संयुक्त रूप से संरक्षक वर्ग का नाम दिया है, ठीक है। तो जो साम्यवाद का सिद्धांत लागू होगा किसके लिए लागू होगा, सैनिक के लिए या फिर शासक के लिए, है ना, या फिर किसके लिए, दोनों के लिए कह सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो का साम्यवाद केवल सैनिक वर्ग के लिए लागू है तो गलत हो जाएगा, प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक वर्ग के लिए है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो सैनिक और शासक दोनों वर्गों के लिए है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि प्लेटो का साम्यवाद का विचार किसके लिए दिया गया है, प्लेटो ने दिया है तो संरक्षक वर्ग के लिए दिया गया, ठीक है। प्लेटो ने जो साम्यवाद का विचार दिया है संरक्षक वर्ग के लिए दिया है। संरक्षक वर्ग में दो वर्ग आते हैं, एक दार्शनिक राजा या शासक वर्ग आता है, दूसरा सैनिक वर्ग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर प्लेटो के साम्यवाद में कौन सा वर्ग नहीं आता है। तो प्लेटो के साम्यवाद में उत्पादक वर्ग नहीं आता है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि साम्यवाद का जो सिद्धांत होगा वो उत्पादक वर्गों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। जो उत्पादन करते हैं उनके ऊपर साम्यवाद का विचार प्रभावी नहीं होगा, लागू नहीं किया जाएगा। अब साम्यवाद का विचार किसके ऊपर लागू होगा, केवल संरक्षक वर्ग के लिए होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई हूं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहां पे प्लेटो कह रहा है कि प्लेटो का कहना है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न जो सद्गुण होते हैं वो विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमें सद्गुण को बचाए रखने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, साम्यवाद का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिभावक वर्ग में सद्गुणों को बनाए रखने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु साम्यवाद की भी आवश्यकता है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि जो अभिभावक वर्ग हैं, ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ना कि अभिभावक वर्ग में कितने वर्ग आते हैं, दो वर्ग आते हैं, एक तो शासक वर्ग आता है, दूसरा सैनिक वर्ग। इन्हीं दोनों को मिलाकर के हम क्या नाम देते हैं, अभिभावक, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं
गार्जियन क्लास, ठीक है। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो किसके ऊपर लागू होता है? प्लेटो का कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है वो गार्जियन के लिए है, अभिभावक वर्गों के लिए, ठीक है। प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग में सद्गुणों का विकास जो हुआ है वो नष्ट न होने पाए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है साम्यवाद के विचार को अपनाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक शब्द का उपयोग या इस्तेमाल किया है, ठीक है। प्लेटो यूजेस द टर्म गार्जियन ऑफ द स्टेट कलेक्टिवली फॉर रूलर्स एंड सोल्जर्स, ठीक है। प्लेटो ने जो गार्जियन शब्द का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है? सोल्जर्स और रूलर्स दोनों के लिए किया है, यानी कि राजा या शासक या सैनिक दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द कौन सा है? अभिभावक शब्द, ठीक है। अभिभावक में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दो वर्ग आते हैं, एक तो शासक वर्ग आएंगे इसमें, दूसरे सैनिक वर्ग आएंगे, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक शब्द का इस्तेमाल करता है। ये रेपिटेशन हो गया है, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा, आप इसके लिए परेशान हो, ठीक है। देखिए प्लेटो का कहना है कि प्लेटो आगे कोटेशन देता है, शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः शिक्षा के सद्गुणों को बनाए रखने के लिए क्या है? साम्यवाद आवश्यक है, ठीक है। प्लेटो सेज the virtues produced by the education can be destroyed in adverse environment, hence communism is necessary to maintain the virtues of education, ठीक है। यानी कि प्लेटो कह रहा है कि हमें शिक्षा के द्वारा जो हमारे अंदर नैतिक विचार, नैतिक भावनाएं है ना, जो सद्गुण आए हुए हैं, उनको नष्ट होने से हमें क्या करना पड़ेगा? उनको नष्ट होने से बचाने के लिए हमें साम्यवाद का प्रयोग करना पड़ेगा, और साम्यवाद हमारे लिए आवश्यक भी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन उठता है कि सर प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? तो प्लेटो का साम्यवाद का विचार जो है दो भागों में विभाजित है, ठीक है। एक तो उसने दिया संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत, दूसरा उसने परिवार व स्त्रियों के साम्यवाद का विचार दिया है, ठीक है। अब प्लेटो के सामने बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से उसने साम्यवाद के विचार को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से उसने परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद, ये संपत्ति के साम्यवाद का विचार उसने एक्सेप्ट किया। पहली बात तो प्लेटो बताता है कि संपत्ति जो होती है, ठीक है, यानी धन संपदाएं जो होती हैं वो किसी भी व्यक्ति को लोभी, लालची, है ना, निर्दयी, क्रूर, इस तरीके से विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी विवश कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो है संपत्ति के माया मोह में फंस जाएगा तो क्या होगा? तो वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से भटक जाएगा, और जो तीनों वर्ग के कार्य हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो जो उनको कार्य सौंपा गया है तो वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, और इसी असंतुलन को रोकने के लिए उसने संपत्ति का साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद को उसने बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद का निम्न आधारों पर समर्थन करता है, ठीक है। प्लेटो ने बताया कि जो संपत्ति का साम्यवाद है उसको हम समर्थन में क्यों लेते हैं, या फिर हम उसके विचारों को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। प्लेटो के अनुसार संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की आत्मा पर क्या डालती है? प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ठीक है। यानी प्लेटो कहता है संपत्ति के प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, तो उसकी जो उसका नेचर है, उसकी जो आत्मा की प्रवृत्ति है, जो उसकी अंतरात्मा है ना, वो क्या होगी? वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाएगा, वो भोग विलासिता की तरफ आगे बढ़ेगा, और वो गलत वातावरण में फंसकर कहीं ना कहीं वो जो उसको कार्य दिया गया है वो कार्य वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। फिर देखिए, संपत्ति व्यक्ति को क्या बना सकती है? स्वार्थी बनाती है, जिससे उसका विवेक व साहस क्या हो सकता है? कुंठित हो जाता है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि संपत्ति जो है व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है, और उसका जो विवेक, साहस, जो ज्ञान है वो क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि विवेक, साहस, संयम, इन सबको बनाए रखने के लिए
ठीक है। विवेक और साहस को खास करके बनाए रखने के लिए उसने साम्यवाद के विचार को स्वीकार किया, ठीक है। प्लेटो कहता है कि अगर साम्यवाद का विचार हम स्वीकार नहीं करेंगे तो विवेक और साहस क्या होंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे। विवेक किस में पाया जाएगा, विवेक जो है दार्शनिक वर्ग में पाया जाएगा या दार्शनिक शासक में विवेक पाया जाएगा, साहस जो है वो सैनिक वर्गों के अंदर पाया जाएगा, ऐसा प्लेटो बोलता है, ठीक है। तो प्लेटो कह रहा है कि हमें विवेक और साहस को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, है ना, हमें जो है साम्यवाद के विचार को अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संपत्ति एक ऐसी वस्तु है जो विवेक और साहस को क्या करती है, नष्ट कर देती है। फिर आगे प्लेटो कहता है संपत्ति के अधिकार के साथ साथ शासन का आधार योग्यता के स्थान पर धन और संपत्ति ले लेगी, ठीक है। प्लेटो कहता है कि अगर हम जो है किसी के पास अगर ज्यादा संपत्ति हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी एक अलग से सेना का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो जो शासन योग्यता के आधार पर चलना चाहिए, जो प्लेटो का आदर्श राज्य है जिसमें योग्य शासक होगा, जिसमें आदर्श शासक होगा, है ना, जिसमें ज्ञान और विवेक का प्रसार होगा, वही जो है प्लेटो का दार्शनिक राजा बनेगा। तो प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा के अगर दार्शनिक राजा के पास या जो अभिभावक वर्ग हैं उनके पास जो है अगर संपत्ति आ जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो एक माया में फंस जाएंगे, एक लालच में फंस जाएंगे और जो उनकी योग्यता है धीरे धीरे वो नष्ट होने लगेगी, ठीक है। फिर निजी संपत्ति के अंत के साथ शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता व ईर्ष्या भी समाप्त हो जाएगी, जिससे राज्य में एकता बनी रहेगी, ठीक है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है, राज्य में एकता को बनाए रखना है। प्लेटो कहता है कि अगर निजी संपत्ति का विकास होगा, है ना, तो इससे क्या होगा, एक तो तेरे मेरे की भावना उत्पन्न होगी, दूसरी प्लेटो कह रहा है कि अगर निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, तो जो गार्जियन क्लास है, जो अभिभावक वर्ग हैं, उनके अंदर क्या होगी, उनके अंदर एक दूसरे को लेकर जो ईर्ष्या होती है, जो प्रतियोगिता होती है, वही प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। जब प्रतियोगिता ही समाप्त हो जाएगी, जब ईर्ष्या ही नहीं रहेगा, तो सभी मिलकर आपस में क्या करेंगे, अपना अपना कार्य करेंगे। नहीं तो संपत्ति रहने पर क्या होगा, कोई व्यक्ति अधिक संपत्ति हासिल करने की कोशिश करेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब निजी संपत्ति का विकास होगा तो ऐसे में एक दूसरे को देख करके लोग क्या करेंगे, संपत्ति को प्राप्त करने में लगे रहेंगे और जो उनका कार्य होगा, वास्तविक कार्य, वो कार्य अपना नहीं कर पाएंगे। तो प्लेटो ने बोला कि निजी संपत्ति का अंत करना बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए, अभिभावक वर्ग के लिए, ठीक है। निजी संपत्ति का अंत करना जो है अभिभावक वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी के माध्यम से ही ईर्ष्या और प्रतियोगिता को समाप्त की जाएगी, जिससे कि राज्य में एकता बनी रहेगी, ठीक है। संपत्ति के साम्यवाद के द्वारा शासक अपना समस्त समय और ध्यान, ठीक है, अपनी कार्य कुशलता व वृद्धि में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर संपत्ति का साम्यवाद आ जाएगा, संपत्ति का साम्यवाद का मतलब ही होता है कि जो संपत्ति है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, वो दो वर्गों के पास नहीं रहेगी। किसके पास, एक तो दार्शनिक राजा के पास, दूसरा सैनिकों के पास, है ना। क्योंकि प्लेटो कहता है कि इन दोनों के पास अगर संपत्ति आ जाएगी, एक का विवेक नष्ट हो जाएगा, दूसरे का साहस नष्ट हो जाएगा। तो विवेक और साहस के माध्यम से प्लेटो कहता है कि विवेक साहस क्या है, राज्य का आधार है, ठीक है। तो इनको नष्ट होने से बचाने के लिए संपत्ति का साम्यवाद बहुत ही जरूरी है। चलिए अब दूसरी तरफ देखते हैं। ये तो संपत्ति का साम्यवाद हो गया। अब दूसरी तरफ देखेंगे परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद, ठीक है। देखो, एक तरफ प्लेटो ने बता दिया कि संपत्ति रहेगी तो राजा चाहे शासक वर्ग हो, ठीक है, चाहे सैनिक वर्ग हो, ठीक है, दोनों वर्ग में क्या होगा, दोनों वर्गों के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली बात वो कहता है, वो कहता है प्लेटो कि अगर इन दोनों के पास संपत्ति होगी तो ये क्या करेंगे, संपत्ति क्या करती है, व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति का साहस नष्ट कर देती है। तो हमें विवेक और साहस को बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि विवेक और साहस क्या है, इन्हीं के माध्यम से ही प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है। और प्लेटो कहता है कि संपत्ति जो है वो क्या करती है, व्यक्ति को स्वार्थी बना रही है। तो प्लेटो ने बोला संपत्ति का साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए लागू होगा, यानी कि सैनिक और शासक वर्गों के लिए लागू होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरी तरफ
परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद क्या है? अब प्लेटो ने परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद किन आधारों पर समर्थन किया? प्लेटो कहता है कि संपत्ति से ज्यादा लोगों को परिवार से प्यार होता है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, प्लेटो कह रहा है कि संपत्ति का उतना वो नहीं होता। अगर आपके सामने दो सिचुएशन रख दी जाए कि आप अपने माता पिता को बचाना चाहते हैं या आप एक करोड़ रुपए लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग 99% लोग यही कहेंगे कि हम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि परिवार उनके लिए प्रिय होता है। पैसा तो हम फिर भी कमा सकते हैं, बाद में ले सकते हैं ना। तो प्लेटो कहता है कि संपत्ति का जो साम्यवाद है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परिवार का साम्यवाद। ठीक है, परिवार का साम्यवाद क्यों कहता है प्लेटो? प्लेटो कह रहा है कि परिवार ज्यादा प्रिय होता है संपत्ति से। ठीक है, इसीलिए परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। ये भी किसके लिए लागू होगा? ये भी शासक और सैनिक वर्गों के लिए ही लागू होगा। ठीक है, प्लेटो इसमें बताता है कि प्लेटो कहता है अगर अभिभावक वर्ग को, किसको ध्यान रखना, अभिभावक, ठीक है, अभिभावक वर्ग को क्या कह रहा है? अभिभावक वर्ग के पास ना तो स्त्रियां होंगी, प्लेटो कह रहा है अभिभावक वर्ग का ना तो परिवार होगा। ठीक है, क्योंकि परिवार और स्त्रियां, है ना, यही दो चीज ऐसी हैं जो भेदभाव को बढ़ाती हैं। जो शासन के कार्यों में अगर जो दार्शनिक राजा है ना, या फिर जो सैनिक है, वो अगर परिवार में ही व्यस्त रहेगा या स्त्रियों के साथ व्यस्त रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो अपना कार्य है उसका वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो प्लेटो ने बोला कि कार्य बहुत जरूरी है करना। ठीक है, जिस वर्ग को जो कार्य दिया गया है, जैसे कि सैनिक वर्ग का कार्य जो दिया गया है, जैसे दूसरा कार्य जो है शासक वर्ग का क्या कार्य है, ठीक है, और उत्पादक वर्ग का क्या कार्य है। ठीक है, तीनों वर्गों को जो कार्य दिए गए हैं वो कार्य सही तरीके से चलते रहें, इसीलिए प्लेटो ने क्या किया है कि कार्य को चलाए रखने के लिए बहुत जरूरी माना है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि प्लेटो ने साम्यवाद का विचार जो लागू किया है ना, वो किसके किसके ऊपर किया है, वो आपने चीजें यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है कि जो परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद है ना, वो दो वर्गों पर लागू करता है। मैंने बता दिया, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। चलिए, अब प्लेटो परिवार के साम्यवाद का निम्न आधारों पर समर्थन करता है। क्यों समर्थन करता है प्लेटो? क्योंकि प्लेटो कहता है इससे स्त्रियां भी मुक्त होकर अपना प्रशासन कार्य में भाग ले सकेगी। ठीक है, प्लेटो कहता है कि अगर परिवार का साम्यवाद होगा तो स्त्रियों का ना तो कोई पुरुष होगा और ना ही किसी पुरुष की कोई स्त्री होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई किसी एक स्त्री से, तो वो स्त्री घर में रहेगी, तो घर के बंधन में वो क्या करेगी? पड़ी रहेगी। तो प्लेटो कहता है जब साम्यवाद का विचार लागू हो जाएगा तो ना तो किसी स्त्री का कोई पति होगा, ना ही कोई किसी पति का कोई स्त्रियां होंगी। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है ना ही किसी महिला का कोई पति हो सकता है और ना ही किसी पुरुष की कोई पत्नी हो सकती है। ठीक है, जब ऐसा विचार प्लेटो कहता आ जाएगा, तो ऐसे में जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी वाइफ कौन है, या किसी स्त्री को ये नहीं पता होगा उसका हस्बैंड कौन है, तो वो तो फ्री होकर के अपना क्या कार्य करेंगे? जो कार्य उनको दिया गया है वो कार्य करते रहेंगे। ठीक है, एक तो फिर अगला प्लेटो कहता है इससे परिवार में संघर्ष का अंत हो जाएगा। जो परिवार में स्त्री पुरुष को लेकर जो संघर्ष चलता है ना, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अंततः राज्य की एकता में क्या होगी? वृद्धि होगी, प्लेटो कह रहा है। प्लेटो के अनुसार श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति इससे संभव होगी, है ना। प्लेटो का जो परिवार का साम्यवाद है वो कह रहा है कि जब न तो किसी शासक वर्ग या न तो किसी सैनिक वर्ग की कोई स्त्री होगी, न ही उसका कोई पति होगा, और तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हर स्त्री हर पुरुष की पत्नी होगी और हर पुरुष हर स्त्री का क्या होगा? पति हो सकता है। तो ऐसे में प्लेटो कहता है श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति इससे संभव होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अभिभावक जनसंख्या संतुलन का कार्य कर सकेंगे इससे। ठीक है, अभिभावक पारिवारिक कार्यों से स्वतंत्र होकर राज्य के लिए कार्य करेंगे। पहले क्या था? पहले अगर जब साम्यवाद का विचार प्लेटो कहता है लागू नहीं होगा, तो इसके पहले क्या हो सकता है? प्लेटो कहता है कि जब साम्यवाद का विचार लागू नहीं होगा तो जो अभिभावक वर्ग है वो कहाँ बिजी रहेंगे? परिवार में बिजी रहेंगे। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी महिलाएं क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। ठीक है,
तो ऐसे में क्या होगा, अभिभावक वर्ग बिजी रहेगा, उनकी देख रेख में उनके प्रति वो चिंतित रहेगा, तो चिंतित होने के कारण वो अच्छे से कार्य अपना नहीं कर पाएगा। तो प्लेटो ने बोला परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद अगर आ जाएगा तो इससे अभिभावक वर्ग जो है वो क्या होंगे, फ्री होकर के अपना कार्य कर सकेंगे, क्योंकि उनको चिंता ही नहीं होगी कि कौन सी हमारी महिला है, कौन सी हमारे बच्चे हैं, है ना। तो बच्चों को ये पता होगा कि कौन कौन हमारा पिता है, कौन हमारी माता है ना। ऐसे में क्या होगा, प्लेटो कह रहा है कि ऐसे में सभी लोग जो हैं स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकेंगे। और इससे क्या होगा, इससे अभिभावक वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। फिर नारियों की मुक्ति पर उसने बल दे दिया इसी के माध्यम से, है ना। तो चलिए ये सारी चीजें क्या थी, ये प्लेटो का साम्यवाद का विचार था, ठीक है। संपत्ति का साम्यवाद और परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। प्लेटोस थियरी ऑफ कम्युनिज्म। अब एक क्वेश्चन कभी कभी यहां से बन सकता है, देखिए अभी तक प्लेटो के साम्यवाद के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि ये थोड़े से इजी टॉपिक्स होते हैं ना। अब देखिए प्लेटो के साम्यवाद की क्या विशेषताएं हैं, या फिर ये जैसे कोई कॉलेज का स्टूडेंट्स है या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है प्लेटो के साम्यवाद के बारे में से आप क्या समझते हैं, या प्लेटो के साम्यवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में आप विस्तृत वर्णन कीजिए या डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। पता रहेगा तो आप कभी टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको पढ़ाने के लिए ये चीजें जरूरी है, आपको याद होना चाहिए हर चीज, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन भी सकता है, ऐसा तो है नहीं कभी, या फिर क्वेश्चन नेट में बन जाए, निम्नलिखित में से प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं कौन सी नहीं है, या प्लेटो के साम्यवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, या फिर कितने कथन सही हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको हर डायमेंशन से क्या रखना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद साध्य नहीं है अपितु क्या है, साधन है। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा, निम्नलिखित में से प्लेटो के साम्यवाद के बारे में कौन सा कथन सही है। प्लेटो का साम्यवाद साध्य नहीं है, सही है। प्लेटो का साम्यवाद क्या है, साधन है, ये भी क्या है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगर यही स्टेटमेंट उल्टे कर दिए गए तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो का साम्यवाद जो है साध्य है, क्या ये सही है, नहीं तो गलत, ठीक है। प्लेटो का साम्यवाद क्या है, एक साधन है। साधन इसीलिए है क्योंकि इसी साधन के माध्यम से प्लेटो क्या करना चाहता है, प्लेटो दार्शनिक राजा में सद्गुणों का विकास को बनाए रखना चाहता है, ठीक है। क्योंकि प्लेटो कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में या विपरीत वातावरण में सद्गुण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, प्लेटोज कम्युनिज्म इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स, ठीक है। यह सभी के लिए नहीं वरन सैनिक व शासक वर्ग के हेतु है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, प्लेटो का साम्यवाद तीनों वर्गों पर लागू होता है, ठीक है, तीनों वर्गों पर लागू होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। प्लेटो का साम्यवाद सभी वर्गों पर लागू नहीं होता, प्लेटो का साम्यवाद केवल दो वर्गों पर लागू होता है। कौन कौन से वर्गों पर, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, ठीक है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर द मिलिट्री एंड रूलिंग क्लास हुज एम इज द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ठीक है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से बताना चाहता है कि साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो केवल दो वर्गों पर लागू होगा, एक तो सैनिकों पर, दूसरा शासकों पर। तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको इस तरीके से भी ट्रैप करा सकता है कि साम्यवाद जो है, प्लेटो का साम्यवाद सभी वर्गों पर लागू होता है, ठीक है, या दो वर्गों पर लागू होता है, या एक वर्गों पर लागू होता है। तो इस तरीके से चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटो का साम्यवाद सभी वर्गों पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। अब देखिए प्लेटो ने जो संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत दिया, जो परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद का सिद्धांत दिया, यह जो है उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। अब यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि संपत्ति का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद जो है उत्पादक वर्ग पर लागू होता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा तो सही होगा। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली विल नॉट अप्लाई टू द प्रोडक्टिव क्लास, ठीक है। लागू किस पर होगा,
सैनिक वर्ग पर, मिलिट्री और शासक। प्लेटो कहता है दो ही वर्गों पर यह साम्यवाद का प्रभाव लागू होगा, ठीक है, उत्पादक वर्गों पर लागू नहीं होगा। अब देखिए, प्लेटो स्त्री पुरुष समानता व महिला सशक्तिकरण का कट्टर समर्थक था, इसीलिए उसने यह विचार भी दिया, क्योंकि प्लेटो के समय में यूनान में जो महिलाओं की दशा थी, ठीक है, वो बहुत दयनीय थी। तो प्लेटो ने यूनान की महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी यह जो है साम्यवाद का विचार दिया है, ये बात आप ध्यान रखना। प्लेटो स्त्री पुरुष समानता का क्या है, समर्थक है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे इसका जो शिष्य है अरस्तु, ठीक है, अरस्तु स्त्री पुरुष की समानता का क्या है, कट्टर विरोधी है। ये बात ध्यान रखना आप, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष की समानता को लेकर के, ठीक है। प्लेटो ने महिलाओं की समानता पर बल दिया है ना, महिला पुरुष सभी क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग समान है, लेकिन अरस्तु ने बोला महिलाएं क्या है, महिलाओं की स्थिति निम्न है पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। यहां तक कि अरस्तु ने बोला कि महिलाओं को जो है उसने नागरिकता भी नहीं प्रदान की है। प्लेटो वॉज स्टाउंच सपोर्टर ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। प्लेटो संरक्षक वर्ग, देखो संरक्षक वर्ग में दो वर्ग आते हैं, पहला कौन सा, शासक, दूसरा सैनिक, ठीक है, दो वर्ग संरक्षक वर्ग आते हैं, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी अलग अलग वर्ग ना दे करके इन्हीं दोनों का नाम एक दे देता है, संरक्षक वर्ग। प्लेटो का साम्यवाद जो है संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्लेटो संरक्षक वर्ग में स्त्रियों को शामिल करता है, जबकि अरस्तु स्त्रियों को क्या मानता है, हीन मानता है, ठीक है। प्लेटो इंक्लूड्स वीमेन इन द गार्जियन क्लास व्हाइल अरिस्टोटल कंसीडर वीमेन इंफीरियर, ठीक है। जबकि अरिस्टोटल क्या कंसीडर करता है वीमेंस को, कि वीमेंस इंफीरियर होती हैं, वीमेंस जो हैं वो हीन में हैं, घटिया स्थिति में है ना, उनको वो इक्वल नहीं मानता है मेल और फीमेल को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, साम्यवाद और क्या चीज है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद जो है भोग नहीं वरन त्याग का मार्ग है, ठीक है। द कम्युनिज्म इज नॉट अ पाथ ऑफ एंजॉयमेंट बट ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। यानी देखिए, इसमें प्लेटो का जो साम्यवाद है, इसमें भोग विलासिता की बात नहीं की गई, इसमें त्याग करने की बात की गई है। किसका त्याग करना है, प्लेटो ने बताया कि जो अभिभावक वर्ग होगा वो त्याग करेगा, किसका, परिवार का त्याग करेगा, और किसका त्याग करेगा, संपत्ति का त्याग करेगा, ठीक है, स्त्रियों का त्याग करेगा, बच्चों का त्याग करेगा, है ना। परिवार में ही क्या आते हैं, स्त्रियां, बच्चे, है ना, ये सब क्या आएंगे, परिवार में ही आएंगे। तो प्लेटो कहता है कि यह त्याग का मार्ग है। यह त्याग का मार्ग किसके ऊपर लागू होगा, अभिभावक के लिए लागू होगा। अभिभावक मतलब सैनिक और शासक वर्ग, ठीक है। देखिए, साम्यवाद का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विषमताओं को दूर करना नहीं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि आप लोग ये सोचो कि जो कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का विचार दिया है उसमें तो आर्थिक विषमताओं को दूर करने की बात की गई है ना, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटो का साम्यवाद है, प्लेटो के साम्यवाद में आर्थिक विषमताओं को दूर करना नहीं, बल्कि जो राजनीतिक व शासन व्यवस्था में जो दोष हैं उन्हीं दोषों को क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि राजनीति और शासन व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो सकता है, किसके माध्यम से, संपत्ति के माध्यम से, संपत्ति और परिवार के माध्यम से शासन व्यवस्था में दोष आ सकता है। तो क्यों ना इसी संपत्ति और शासन व्यवस्था, क्यों हम इसी संपत्ति और परिवार के विचार को ही समाप्त कर दें, ठीक है। तो प्लेटो ने बोला कि जो राजनीतिक व्यवस्था में दोष आ जाता है किसकी वजह से आता है, संपत्ति की वजह से और परिवार की वजह से आता है। तो इन्हीं दो चीजों को हम समाप्त कर दें तब क्या होगा, तो जो दोष है वही दोष समाप्त हो जाएगा अपने आप। द एम ऑफ द कम्युनिज्म इज नॉट टू रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बट टू प्यूरिफाई द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। प्लेटो जो है प्यूरिफाई करना चाहता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को। क्यों करना चाहता है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि जो संपत्ति होती, जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, है ना,
प्रॉपर्टी और फैमिली दो ऐसी चीज होती हैं जो किसी भी इंसान को क्या करती है, अपने कार्य जो उसको सत्य के मार्ग पर बने रहने के लिए, नैतिकता पर बने रहने के लिए, है ना, उसको विवश कर सकती है कि सॉरी, जो प्रॉपर्टी और फैमिली है ना, ये क्या कर सकती है, ये किसी भी व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से हटा सकती है ना। व्यक्ति संपत्ति के लालच में, परिवार के लोभ में, परिवार के माया मोह में क्या कर सकता है, अपने कर्तव्यों से वह विमुख हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस साम्यवाद में विवाह व्यवस्था का ध्येय धार्मिक अथवा प्रेम एवं आकर्षण आदि न होकर केवल राज्य के लिए स्वस्थ संतानोत्पत्ति करना है। ठीक है, द एम ऑफ द मैरिज सिस्टम इन दिस कम्युनिज्म नॉट रिलीजन और लव फॉर अट्रैक्शन बट ओनली टू प्रोड्यूस हेल्दी चिल्ड्रन फॉर द स्टेट्स। ठीक है, प्लेटो कहता है साम्यवाद में जो विवाह की प्रथा होगी, है ना, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से विवाह कर सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता है, दोनों दोनों चीजें हो सकती है ना। तो विवाह होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो स्त्री अच्छी है उससे विवाह कर लो, जो पुरुष अच्छा लग रहा है उससे विवाह कर लो। इसमें विवाह का तात्पर्य जो है अट्रैक्शन से बिल्कुल नहीं है। विवाह करने का तात्पर्य इसमें यह बताया गया है कि अच्छी संतान उत्पन्न हो, जो संतान राज्य के लिए क्या कर सके, अच्छा कार्य कर सके। ठीक है, चलिए अब देखिए, केवल पुरुष ही शासन में भाग नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, केवल पुरुष ही शासन में भाग नहीं लेंगे, बल्कि स्त्रियां भी इस क्षेत्र में पुरुषों के समान होंगी। ठीक है, यानी जो साम्यवाद का विचार होगा, या फिर जो प्लेटो ने जो बताया कि शासन में केवल पुरुष या केवल महिला नहीं भाग ले सकती। ठीक है, इसमें पुरुष जितना अधिकार पुरुषों को मिला है, यानी कि प्लेटो कहता है कि शासन चलाने में जो दार्शनिक राजा होगा, या उसमें स्त्रियां भी हो सकती हैं, उसमें पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली मेन हैव द राइट टू गवर्न बट वीमेन आर ऑल्सो इक्वल टू मेन इन द फील्ड। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट दिया गया है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं पे आप देखेंगे अरस्तु जब ये विचार देता है तो स्त्रियों को वो हीन भावना से देखता है, वहीं उसके गुरु प्लेटो क्या करते हैं, स्त्री पुरुष में समानता की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा चीजें इजी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु के द्वारा प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की गई है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। प्लेटो की संपत्ति विषयक साम्यवाद की योजना समाज में संघर्ष और फूट की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है, ऐसा अरस्तु कहता है। ठीक है, अरस्तु कहता है कि समाज में संपत्ति आवश्यक है, चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो। ठीक है, लेकिन प्लेटो ने संपत्ति को क्या माना, संपत्ति जो है वो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास नहीं होगी, यानी संपत्ति जो होगी वो केवल किसके पास होगी, उत्पादक वर्ग के पास होगी। Plato's plan to communism regarding property increases the tendency of conflict and division in the society. प्लेटो का साम्यवाद विविधता का शत्रु है, बिना विविधता के बौद्धिकता का विकास नहीं हो सकता है, ऐसा जो है अरस्तु कहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लेटो के विचारों का उसने थोड़ा बहुत खंडन किया है ना, और बाकी चीजें प्लेटो ने जो दिया है, जो उसका साम्यवाद का विचार है, तो साम्यवाद का विचार उसका जो है वो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए क्या है, आवश्यक है। प्लेटो कहता है कि साम्यवाद के माध्यम से ही एक दार्शनिक राजा का निर्माण होगा। ठीक है, साम्यवाद का विचार जो है वो क्या करेगा, वो राजा में जो दार्शनिक राजा होगा या जो अभिभावक वर्ग होगा, उसमें सद्गुणों की जो विकास हो चुके हैं सद्गुणों का, उसको नष्ट होने से बचाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेटो का साम्यवाद का विचार हमने आज पढ़ लिया। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे प्लेटो का राज्य का सिद्धांत या आदर्श राज्य क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, धीरे धीरे टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने बहुत सारी चीजों को अलग अलग डायमेंशन में क्लियर कर लिया है, शिक्षा का विचार देख लिया हमने, है ना। अब हमारा क्या क्या रह जाता है, थोड़ा सा एक बार इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, हमें क्या और चीजें पढ़नी है। ये काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है।
तो हमने गुफा का सिद्धांत देख लिया है, विचारों का, प्रत्ययों का सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत। अब हमारे पास एक ही चीज बचता है, प्लेटो का आदर्श राज्य और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। ठीक है, हो सकता है कि 2 पार्ट और बने, इसकी 2 वीडियो बनेगी, तो कल मैं इस दोनों वीडियो को ही एक ही बार में कंप्लीट करा दूंगा, एक ही दिन में 2 वीडियो अपलोड करके, क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, तभी क्या होगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज सिलेबस दिसंबर से तक पेंडिंग में रह जाएगा हमारा। बट हमारे सामने भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं चीज़ों को जब पढ़ाता हूँ तो बहुत डिटेल में चीज़ों को ले आता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। और पढ़ाने को तो मैं 1 घंटे की वीडियो में ही पूरा प्लेटो कवर कर दूँ, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा आपके लिए भी नहीं होगा और मेरे लिए भी कोई इनपुट नहीं निकलेगा उससे। तो जरूरी है कि दोनों के लिए कुछ आउटपुट आए, है ना। जब आउटपुट निकलेगा तभी हमारे लिए कोई फायदेमंद की चीज़ है, नहीं तो फिर हम बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी फ्री में, देखिए आप, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।